हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जो आज की क्लास हमारी होने वाली है वो है न्यूट्रिशंस। और ये न्यूट्रिशंस आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और अपनी हेल्थ को यानी अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें उसके लिए भी ज़रूरी है। यानी पोषण जो प्रक्रिया है हमारे शरीर के अंदर, उसको आज हमें समझना है। तो किस तरीके से जो एनिमल्स है, जो पशु हैं, जो एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, तो किस तरीके से हम अपना पोषण करते हैं, अपने शरीर का विकास या रख रखाव किस तरीके से करते हैं और किन बातों को जो है हमारे लिए ज़रूरी है। जो प्रोटीन या फिर हम बात करें न्यूट्रिशंस के लिए क्या ज़रूरी है, उनको हमें देखना है आज की इस क्लास में। देखिए, जब बात आती है न्यूट्रिशंस की, तो न्यूट्रिशंस के अंदर हम उन सारी पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर में को ऊर्जा देती है और हमारे शरीर की वृद्धि में यानी हमारे शरीर की ग्रोथ में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आज की क्लास में जो हम शुरुआत करेंगे वो है कि किस तरीके से जो हमारा शरीर है वह ग्रोथ करता है और किस पोषक तत्व से हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। तो देखिए, जो पोषण है, पोषण एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जिसमें जीव विकास का, रखरखाव का या ऊर्जा के लिए जो भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक तरीके का प्रोसेस जिसके लिए हम अपनी जो है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस यानी रखरखाव के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषक तत्व वह पदार्थ हैं जो भोजन में मौजूद होते हैं और जो जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। देखिए, पोषक तत्व क्या उनसे पदार्थ होते हैं? वह पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में मौजूद हैं और हमारे जीवन के लिए या हमारे जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं उनके लिए। जैसे आपको पता है, हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं और सुगंध का एहसास करते हैं, मस्तिष्क से हम सोचते हैं, हमारा दिल जो है खून धड़कता है तो जिससे खून रक्त का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है। तो इन सब के लिए ऊर्जा का होना ज़रूरी है, हमारे बढ़ने के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी पूर्ति को और पूरा रखने के लिए, जो है पूर्ति करने के लिए भी हमें जो है पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। अब कौन सा पोषण तत्व हमारे शरीर में क्या काम करता है? देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। कुछ जो होते हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स या खेल कूद की गतिविधि में या जो जिम जाते हैं, वो बोलते हैं अक्सर कि हम जो है प्रोटीन खा रहे हैं। यानी अपने खाने के जो अपना जो भोजन है उसके अलावा वो अलग से भी प्रोटीन खाते हैं। ऐसा क्यों? क्या प्रोटीन के खाने से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है? कैल्शियम से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयरन से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिंक से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मिनरल्स या पानी से क्या प्रभाव पड़ेगा? फैट से क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑयल से क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सब को आज हम समझेंगे। आज का मतलब हमारे इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रकार और प्राप्ति की विधि के आधार पर पोषण को 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो खाद्य का प्रकार हो गया, यानी जो टाइप्स ऑफ फूड हो गया, कितने प्रकार के हमारे खाद्य हैं और उनकी प्राप्ति कैसे करते हैं हम, यानी उस खाद्य पदार्थ को हम कैसे लेते हैं, उनके आधार पर हमने जो पोषण है या जो पोषण की विधि है उसको 3 प्रकार से बांटा हुआ है। होलोजोइक पोषण। अब होलोजोइक पोषण क्या होता है? जब खाद्य पदार्थ को ठोस या तरल रूप में पर्यावरण से शरीर में लिया जाता है, यानी तरल या सॉलिड के फॉर्म में, जैसे हम खाना है वो सॉलिड की फॉर्म में लेते हैं, कुछ पीने का जो पानी होता है या कुछ और हम पीते हैं तरल के जो रूप में अपने शरीर में प्रवेश या प्राप्त करते हैं उसको अपने शरीर के अंदर, तो उसको हम होलोजोइक पोषण कहते हैं। इसे होलोजोइक पोषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा हो गया, मेंढक, फ्रॉग हो गया, मनुष्य हो गया, यानी मैन हो गया। मैन का मतलब जो भी पूरे मनुष्य हैं, मनुष्य प्रजाति के बारे में ये बात कर रहा है। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो 4 तरीके के होते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस, शाकाहारी जानवर जो अपने भोजन के लिए पौधे और या पौधों के उत्पाद का उपयोग करते हैं, यानी या तो वो पौधे से बने हुए जो उत्पादक हैं जैसे फल, पत्ती और इन इन सब चीज़ों का जो है सेवन करेंगे,
या पौधे का सेवन करेंगे। उन्हें शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय, बकरी, घोड़ा, हिरण ये सब क्या खाते हैं? यह सब पौधे खाते हैं। आपने देखा होगा गाय क्या खाती है? चारा खाती है। बकरी चारा खाती है, घोड़ा चारा खाता है, ये घास खाते हैं। इसी तरीके का जो भोजन है इनको प्राप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें हिरण की, हिरण क्या खाता है? ये सब भी हमारा जो है फूल, पत्ती, घास ये सब खाता है। जो दूसरी कैटेगरी आता है वो होता है मांसाहारी। जानवर जो अधिकांशतः यानी ज़्यादातर मांस या जानवरों के मांस का भोजन के रूप में लेते हैं, यानी जो मीट है, जो जानवरों का मांस है या दूसरे जानवरों को खाकर अपने जो भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर शेर, तेंदुआ, लोमड़ी। क्या शेर को कभी घास खाते हुए देखा है? तेंदुआ को, बाघ को, लोमड़ी को ये कभी नहीं खाते। ये दूसरे जो जानवर हैं उनका शिकार करते हैं, उन्हें उनका मांस खाकर ये अपना जो भोजन है उसकी प्राप्ति करते हैं। फिर होता है सर्वाहारी, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है वह समूहों का जानवर जो पौधे भी खाएंगे और जो मांस भी खाते हैं, यानी पौधों का भी वह सेवन कर रहे हैं और मांस का भी सेवन कर रहे हैं भोजन के रूप में। जैसे कि उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य। अब देखिए इसमें उदाहरण के तौर पर कुत्ता भी आ जाता है। कुत्ता रोटी खा लेता है। रोटी किसका बनता है? बिस्किट खा लेता है। तो ये सब किसके बनते हैं? ये सब पेड़ पौधों के बनते हैं। उनका जो गेहूँ है उससे रोटी बनता है। वहीं जो है आपने देखा होगा यह मीट भी खा लेता है, यानी मांस भी खा लेता है। ऐसे ही मनुष्य है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो मनुष्य हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ यानी दोनों। नॉन वेजिटेरियन का मतलब है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? देखिए वे जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस का भोजन करते हैं। ये हमारे जो पर्यावरण है ना इसकी जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए या फिर पर्यावरण की साफ सफाई के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्कैवेंजर। जैसे कि वल्चर, गिद्ध हो गया, हाइना हो गया। तो ये क्या करते हैं? ये मरे हुए जानवरों को का मांस खाते हैं। उससे होता क्या है कि अगर कोई जानवर मर गया तो उसके अंदर वह उसकी जो शरीर है वह गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की दुर्गंध और उसमें से अन्य प्रकार के कई बैक्टीरिया, जीवाणु पैदा होते हैं जो हमारे वातावरण को गंदा करते हैं और अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसकी वजह से जो हाइना या गिद्ध या हाइना हो गया जिसको हम गीदड़ कहते हैं या फिर गिद्ध हो गया, ये उनको खाकर जो है हमारे पर्यावरण की सफाई में एक योगदान या भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दूसरे आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, यानी परजीवी पोषण। अब देखिए पैरासाइट क्या होता है, अब इसको समझते हैं। यह दो जीवों का संगठन है जिसमें एक अपने भोजन का और आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। यानी पैरासाइट में क्या है, इसमें दो लोग आपस में कनेक्ट हैं। एक वो जो अपना भोजन स्वयं बना के या फिर स्वयं अर्जित कर रहा है, जैसे कि एक मानव शरीर हो गया, यह अपना भोजन स्वयं लेता है, ग्रहण करता है और अपने जो शरीर है उसको पोषित करता है। अब ये जो परजीवी है, मानव शरीर के अंदर कोई मान लीजिए परजीवी पल रहा है, वह परजीवी क्या होगा कि जो मानव का जो भोजन बनाया वह मानव के भोजन को ही अपना भोजन समझ के खाएगा। यानी वह धीरे धीरे अपना जो खाना है वह दूसरे पे निर्भर करता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है जिसके अंदर वह आश्रय लिया हुआ है, और वह उस जीव को पोषण को अपने अंदर समीप लेता है, खा लेता है। तो जिससे वह जो जीव है उसके पास पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाते और उसके अंदर कई तरीके की बीमारियों को उत्पन्न करता है। जैसे कि यह दो जीवों का संगठन है जिसमें एक अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। जो जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन दूसरों के आश्रय पर निर्भर होकर लेते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, कहा जाता है। और जीव भोजन प्रदान करते हैं, यानी वह होस्ट के अंदर रहते हैं, उन्हें होस्ट कहा जाता है। जो भोजन प्रदान कर रहा है उन्हें हम होस्ट कहते हैं। उदाहरण गोल कीड़ा, यानी जिसको हम बोलते हैं राउंड वर्म, टेप वर्म, टेप कीड़ा, मलेरिया हो गया, मलेरिया का पैरासाइट हो गया आदि। सैप्रोजोइक पोषण
यह वह प्रकार का पोषण है जिसमें पशु अपनी पोषण आवश्यकता को पूरा करता है और जो आपस के माध्यम से मौजूद सरल कार्बनिक पदार्थों से घुले हुए नमकों के अवशोषण के माध्यम से होता है। उदाहरण के तौर पर मकड़ी, घर की मधुमक्खी आदि। अब जो सैप्रोजोइक होते हैं, अब ये जो सैप्रोजोइक होते हैं, ये अपना पोषण क्या करते हैं, ये अपना पोषण जो है एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जो हमारे क्या होते हैं, जो सॉल्ट हो गया या लवण हो गए, जो लवण हो गए या जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हो गए या जो हमारे लवण हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, उनसे क्या करेंगे, यह जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेते हैं। जितना उनको पोषण तत्वों की ज़रूरत है वहाँ से ये पोषण करेंगे, खुद को पोषित करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मकड़ी, घर की मधुमक्खियाँ, ये सब। अब होलोजोइक पोषण 4 चरणों में होता है। इंजेक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये मान लीजिए मानव का शरीर है, चलो इसको हम बाद में समझेंगे। इंजेक्शन, उसके बाद होगा डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद जो होता है, जैसे पहले इंजेक्शन को समझ लेते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन यानी भोजन को लेना। तो इंजेक्शन कहाँ से शुरू होता है? आपके मुंह से। तो आपने खाना खा लिया, अंदर खाना खाया, इंजेक्शन क्या, यानी भोजन को ग्रहण किया। पाचन, अब पाचन क्या प्रक्रिया क्या होती है कि जो ठोस और जटिल रूप के खाद्य पदार्थ हैं जो अवशोषणीय नहीं हैं, जिनको सीधा पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता या हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उनको छोटे रूप में तोड़ते हैं, यानी जो अवशोषणीय रूप में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्या ये बताइए, अब ये जो ऊर्जा है हमारे शरीर के हर एक अंग को चाहिए। तो जो आप रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, जो सब्जी खाते हैं या किसी अन्य तरीके का जो भोजन आप प्राप्त करते हैं, क्या वह सीधा सीधा रोटी का टुकड़ा, आप एक रोटी का टुकड़ा सेल लेके चला गया और सेल उसी रोटी के टुकड़े को खा रहा है? क्या ऐसा कभी होता है? या सेल ने भी अपने लिए थोड़ा सा दूध रख लिया या सेल ने अपने लिए कोई फल फ्रूट रख लिए? क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो हम खाना खाते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी ये जटिल रूप का खाद्य पदार्थ है और हमारी जो शरीर है इस तरीके के भोजन को जो है अपने अंदर अवशोषित या अवशोषणीय नहीं हो सकता, यानी यह अवशोषित नहीं हो सकता। तो यह जब शोषणीय नहीं है, यह एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो अब क्या होता है, तब हमारा जो है डाइजेशन यानी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी ये जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं इनको तोड़ा जाता है। और ये तोड़ने का काम कौन करता है? यह तोड़ने का कार्य सबसे पहले हमारे मुंह से ही शुरू होता है। जो हमारा जो मुंह में लार होती है, सलाइवा होता है, ये जो है डाइजेशन का काम भी करता है। पाचन ठोस और जटिल रूप के खाद्य पदार्थों को जो अवशोषणीय नहीं है उन्हें सरल और अवशोषणीय रूप में तोड़ना पाचन कहलाता है। यह एंजाइमों के कार्य द्वारा किया जाता है। तो इनको कौन करता है? एंजाइम्स। इन जो पाचन क्रिया है इसको कौन कर रहा है? एंजाइम्स कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अवशोषण, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, जो आपने खाना खाया और उसके बाद उसको पचाया, अब उस खाने को क्या करेंगे, अब हमारे जो शरीर अवशोषित करेगा, अपने अंदर रहेगा। यानी पाचित और घुलनशील रूप में खाद्य का शरीर को कोशिकाओं द्वारा अवशोषण या अवशोषण कहते हैं। अब उसके बाद होता है असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? जब अवशोषित भोजन का उपयोग नई साइटोप्लाज्म का अवशेषण करना या ऊर्जा प्रदान के लिए किया जाता है तो इसे असिमिलेशन कहते हैं। जैसे कि जो आपने खाना खाया, अब उस खाना खाने से जो भी चीज़ें आपने अपने अंदर ग्रहण करी, उन चीज़ों से जो साइटोप्लाज्म है उसने ऊर्जा जो है बनाई और उस ऊर्जा को उन्होंने जो है सेल ने इस्तेमाल करा, उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। अब उसके बाद होता है हमारा इजेक्शन। अपचित भोजन को शरीर से बाहर आता है, इसे हम निष्क्रित करते हैं। यानी जो एक्सक्रीटा होता है, जो भोजन पच नहीं पाया या जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, जैसे आपने मान लीजिए खाना खाया, अब जो देखा होगा आपने, हम जो है अपने शरीर से मल निकालते हैं क्योंकि जो भोजन हम ले रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं जो है इस्तेमाल किया जा सकता। उसमें से जितनी भी गुणवत्ता या जो भी हमें पोषण वाले तत्व चाहिए हमारा शरीर उन्हें निकाल लेता है। बाकी जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको हम मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इजेक्शन।
क्या हुआ पहले इंजेक्शन, फिर क्या हुआ हमारा डाइजेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, फिर क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, फिर असिमाइलेशन, फिर इजेक्शन। तो ये 5 तरीके का जो है जो प्रक्रिया है हमारा उस 5 तरीके की प्रक्रिया से गुजरता है हमारा जो खाद्य। तो इसको आपके बारे में इन प्रक्रियाओं का जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए। इंजेक्शन, दूसरे नंबर पे क्या होता है डाइजेशन, तीसरे नंबर पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन, चौथे नंबर पे असिमाइलेशन और पांचवें नंबर पे इजेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ बायोमॉलिक्यूल ऑफ लिविंग। कुछ हम जो है हमारे जो शरीर में जो हम पोषण ले रहे हैं वो क्या क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह हमारे भोजन का मूल घटक है। तो यह जो बेसिक सबसे बेसिक कंपोनेंट या मूल घटक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी शरीर में जो ऊर्जा आ रही है, जिस शरीर के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो ऊर्जा का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, यह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा आती है। यह कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो ये किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पानी में H2O में समान होती है। तो जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा जो पानी में समान होती है, वही कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक जो अल्कोहलिक समूह होते हैं, OH जो है समूह होते हैं, यह हरित पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। और ये कब उत्पन्न होता है, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो उसकी प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। और सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट साधारण चीनी मोनोसैकेराइड होते हैं। यानी सबसे सरल अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जो चीनी होती है, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं इसे, वे हमारे क्या होते हैं, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। इससे में जो इससे अभी भी छोटे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इसको और छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा नहीं जा सकता। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं 3 से 7 कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं, वो इसके अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। और जो अ, अ, कितने एटम के कितने बने हैं, जैसे 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, उसके हिसाब से इनको वर्गीकृत किया जाता है, यानी उनको उनके हिसाब से भागों में बांट दिया जाता है। उससे कितने कार्बन एटम मौजूद हैं उसके हिसाब से इसमें वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे ट्राइओसिस, ट्राइओसिस क्या होता है, 3 कार्बन एटम के साथ मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो हमारे ट्राइओसिस होते हैं। टेट्रोस क्या होते हैं, 4 कार्बन अणु वाला, जो जिनके अंदर 4 कार्बन होंगे उनको हम बोलेंगे टेट्रोस। ट्राइओसिस किसको बोलेंगे हम, ट्राइओसिस किसको बोलेंगे, जिनके अंदर 3 कार्बन एटम होंगे। पेंटोस यानी 5 कार्बन अणुओं के साथ हमारा पेंटोस होता है। हेक्सोस यानी 6 कार्बन अणुओं के साथ हमारा हेक्सोस होता है। हेप्टोस की बात करेंगे तो 7 कार्बन एटम के साथ कौन होगा, हमारा हेप्टोस होगा। अब हेक्सोस और पेंटोस दोनों खुले श्रृंखला और बंद श्रृंखला में मौजूद होते हैं। तो जो हेप्टोस और पेंटोस होता है ये हमारे खुले श्रृंखला और बंद श्रृंखला में मौजूद होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हेक्सोज हैं। तो हेक्सोज कौन कौन है, याद रखना हेक्सोज कौन कौन है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये हमारे हेक्सोज की कैटेगरी में आते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलिन रूप में पाए जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, सफ़ेद क्रिस्टलिन रूप में पाया जाते हैं। ये पानी में घुलनशील होते हैं और ये टेस्ट में मीठे होते हैं। तो मैं आपको एक अभी एग्जांपल देता हूँ। सर्दियाँ जब गर्मियाँ आती हैं तो एक बच्चा छत पे पतंग उड़ा रहा होता है। इस तरीके की ऐड आपने देखी होगी टीवी में। और वह पतंग उड़ाते उड़ाते थक जाता है, तो वो क्या करता है, एक पानी में एक क्या लेता है, एक गिलास लेता है और उसमें जो है ग्लूकोज डाल के घोल के सफ़ेद रंग का पाउडर घोल के पी जाता है। क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी में तुरंत सबसे पहले एनर्जी देने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो टूटेगा। अगर खाना आप ले रहे हैं, अगर वहीं आपने ग्लूकोज की फॉर्म में ले लिया तो वो तुरंत आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। तो ये पानी में घुलनशील होते हैं और टेस्ट में ये मीठे होते हैं। राइबोस एक पेंटोज है। और राइबोस क्या है, राइबोस पेंटोज है। हेक्सोस में मैंने आपको बता दिया, और राइबोस क्या है, पेंटोज है।
ये पेंटोज है क्योंकि इसके अंदर 5 होते हैं। यह हेक्सोज है क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ग्लिसराइड और डिहाइड्रोक्सीटोन ट्रायोज है, यानी अब ये देखिए ट्रायोज कौन हो गया कि ये आपने लिख लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब उसमें हो गया ग्लिसरील और डाइहाइड्रोक्सीटोन। ये एंड का साइन है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये क्या है? ये हमारे ट्रायोज, यानी 3 कार्बन एटम हैं। ग्लूकोज पशुओं में पाए जाने वाले चीनी के सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण रूप हैं। तो ग्लूकोज किस में होगा? चीनी में, जो पशुओं में पाए जाने वाले चीनी के सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण रूप हैं। फ्रक्टोज फूलों में पाए जाने वाले चीनी का रूप है। तो फ्रक्टोज किस में मिलता है? फ्रूट्स, फलों में, फ्रूट्स में, है ना। फ्रक्टोज फ्रूट में मिलेगा। ग्लूकोज किस में सबसे कॉमन मिलेगा? एनिमल्स में। डीरेक्सी डीऑक्सीराइबोस और जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पेंटोज होते हैं। डीऑक्सीराइबोस और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ये एक पेंटोज है, यानी इसके अंदर 5 है। मोनोसेकेराइड्स के 2 महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं। अब देखो मोनोसेकेराइड्स के बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चीनी जिसमें एक मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है, वे कॉपर आयन को, यानी Cu2 पॉजिटिव आयन को Cu पॉजिटिव में कम करता है, यानी एक आयन कम कर देता है। इसलिए इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि यह एक आयन को कम करता है। यह गुण यूरिन में ग्लूकोज की खोज के लिए बायो बैंडिकेट्स टेस्ट का आधार है। यानी इसमें क्या होता है? देखिए जो मोनोसोकेराइड्स हैं वो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। जो शुगर होता है उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड जो कीटोन ग्रुप के जो कॉपर आयन होते हैं उसको कम करता है, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के आधार पर इन्हें बेनिडक्ट्स के टेस्ट में जो है ग्लूकोज की कमी ढूंढी जाती है। यूरिन के अंदर जो यूरिन टेस्ट होता है तो उसके अंदर जो बेनिडिक्ट टेस्ट होता है वो बताता है कि क्या इसके अंदर ग्लूकोज की कमी है या नहीं है। मोनोसेकेराइड्स का एल्डिहाइड या कीटोन समूह अन्य जैविक यौगिक के जो अल्कोहलिक समूह के साथ प्रतिक्रिया करके बंध बनाता है, यानी कंपाउंड बनाएगा। इस बॉन्डिंग को गाइलोकेसिड बंध कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गाइलोसिड्स बंध कहा जाता है। मोनोसेकेराइड्स गाइलो गाइलोसिडिक बंध द्वारा एक साथ जुड़े हैं और कार्बोहाइड्रेट यौगिक बनाते हैं। वह अम्लीय और एंजाइमात्मक क्रिया द्वारा घटक मोनोसेकेराइड्स के हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। यौगिक कार्बोहाइड्रेट 2 समूह में वर्गित किए जाते हैं। तो ये जो मोनोसेकेराइड्स की जो यहाँ पर आपको 2 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी बताई, जो ऊपर वाली जिसके अंदर जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और जो ग्लूकोज की कमी को यूरिन में नापने का जो है इसी प्रक्रिया के द्वारा बताते हैं। तो अब ये जो 2 भागों में बांटा गया है, पहला जो भाग होता है हमारा एलिगोसेकेराइड्स। ये कुछ मोनोसेकेराइड्स के अणुओं से बने होते हैं। तो ये कुछ मोनोसेकेराइड्स के अणुओं से बने हैं। डाइसेकेराइड्स 2 मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। सुक्रोज का अणु एक ग्लूकोज का अणु। अब ये देखिए, ये याद रख लीजिए, सुक्रोज एग्जाम में पूछा जाता है। सुक्रोज किससे बना है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल किसका बनाएगा? फ्रक्टोज का।
फ्रक्टोज का। सुक्रोज गन्ने और चीनी चुकंदर में प्रकाश संश्लेषण की एक संग्रह उत्पादन होता है। जो सुक्रोज होता है वो किस में मिलता है? शुगर केन और शुगर बीट यानी चुकंदर में, गन्ना और चुकंदर में ये क्या होता है? सुक्रोज जो है आपको मिलेगा और ये प्रकाश संश्लेषण में मिलता है। जो शुगर केन और जो बीटरूट है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तब हमें जो है सुक्रोज की प्राप्ति होती है। दूध में पाए जाने वाला दूध चीनी लैक्टोज होता है और दूध के अंदर क्या मिलता है? लैक्टोज। तो और जो ये लैक्टोज है, ये एक लैक्टोज किससे बना है? जो दूध में जो मिठास होता है वो लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज से बना है, यानी एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध में जो लैक्टोज है वो होता है वो किससे बनाता है? जो माल्टोज होता है, माल्टोज दो ग्लूकोज के अणुओं से बनता है। दो ग्लूकोज के अणुओं से बनता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली में बड़े ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो शाखित होते हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो शाखित होते हैं, यानी जिनकी ब्रांच होती है। पॉलीसैकेराइड्स ये मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर होते हैं। ये शाखीय और अशाखीय हो सकते हैं, यानी इनमें ब्रांच हो सकती है, नॉन ब्रांच हो सकती है। स्टार्च हो गया हमारा, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये हमारे क्या होते हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एकल प्रकार के मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज से बनते हैं। ये एकल प्रकार के मोनोसैकेराइड ग्लूकोज से बनते हैं। कुछ अन्य जैसे कि अगर एक अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, बहुसारक उनको कार्यों के आधार पर दो श्रेणियों में जो है बांटा जाता है। अगर जो दो टाइप से ज़्यादा बने उनको दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहला खाद्य भंडारण का जो बहुसारक होता है, जैसे स्टार्च जो है चावल में होता है। स्टार्च, अब ये याद रख लेना कहाँ होता है। स्टार्च कहाँ मिलेगा आपको? चावल में, गेहूँ, व्हीट में, और जो दूसरे क्रियल्स जो अनाज वाले जो वो होते हैं आपके अनाज जो होते हैं, दूसरे जो अनाज होते हैं उनमें, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा। और लेगमोज में मिलेगा आपको लेग्यूम्स। दाल, दाल में मिलेगा आपको आलू, पोटैटो में मिलेगा, टोपिका में मिलेगा और बनाना में मिलेगा। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है और ये कब बनेगा? जब इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है और यह ऊर्जा संग्रह सामग्री के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। जिगर और मांसपेशियां, यानी अगर हम बात करें लीवर और मांसपेशियों में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन के स्तनधारियों में ऊर्जा संग्रहित होती है। जो ग्लूकोजन होता है, ग्लाइकोजन, ये लीवर और मसल्स स्टोर्स, और जो एनर्जी जो होता है मसल्स जो होता है वो हमारे मैमल्स में मिलता है। छोटे कार्बोहाइड्रेट बहुसारक की तुलना में बहुसारक संग्रहित करना आसान होता है। यह एंजाइमों द्वारा तोड़े जाते हैं और ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो यानी ये क्या करते हैं कि ये एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब इनको तोड़ने की बात आती है तो इनको एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा जाता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो संचारात्मक बहुसारक होते हैं, सेलुलोज पौधों द्वारा उत्पादित होता है। तो आपको पता है सेलुलोज में जो सेल वॉल बनती है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। सेल वॉल का जो निर्माण है ये सेलुलोज द्वारा होता है और ये सेलुलोज किस में बनता है? प्लांट में। सेल जो आपकी क्या होती है? सेल भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति का निर्माण के उपयोग होता है। यह जैव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैविक यौगिक है। इस जो पूरा बायोस्फीयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाएगा वो है सेलुलोज। यह लकड़ी और कपास में सेलुलोज की बड़ी मात्रा होती है। लकड़ी हो गया, कपास हो गया, उसमें सेलुलोज जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। यह रसेदार बहुसारक है और इसकी टाइसिल
शक्ति है, टेंसाइल शक्ति है मतलब ये कठोरता है इसके अंदर, है ना? ये इसलिए रसायन जो रिश्तेदार है और इसके अंदर टेंसाइल शक्ति है। काइटिन सेलुलोज के समान होता है और ये जो चिटिन होता है, चिटिन जो हमारा चिटिन होता है, काइटिन जिसे बोलते हैं, ये सेलुलोर के समान होता है, बट समान होता है, लेकिन इसकी मूल इकाई ग्लूकोज नहीं होती। इसकी जो मूल इकाई है वो ग्लूकोज नहीं है। काइटिन जो चिटिन है नाइट्रोजन युक्त यौगिक वाले अणु से बना होता है। इनमें अमीनो शुगर, और चिटिन में क्या होता है, अमीनो शुगर होती हैं, और रासायनिक रूप में संशोधित शुगर जैसे कि ग्लूकोमाइसिन, एन एंसिटिल और ग्लैक्टोमाइसिन आदि होते हैं। एथ्रोपाइडस की बाह कवच में काइटिन नामक जटिल होता है। तो जो एथ्रोपाइडस होता है उसके एक्सोस्केलेटन में, एंथ्रोपोड्स में जो होता है उसके अंदर क्या होता है, चिटिन होता है। याद रखना ये चिटिन, ये कहाँ होता है, एंथ्रोपोडा में होता है, पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसको आप याद रखेंगे। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बारे में हम और जो जानकारी है वो हम अपने अगले वाले चैप्टर में समझेंगे। तब तक के लिए आप इन जो आपको मैंने बातें बताई, कार्बोहाइड्रेट्स को या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को बताया, और मैंने इंजेशन बताया आपको, अब इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, फिर असिमाइलेशन, फिर उसके बाद इजेक्शन। तो इन पांचों को क्रमांक में आपको याद रखना है, इनको क्रम में आपको याद होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए, मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं और उनका उपयोग क्या होता है। क्योंकि अब ये जो बातें हैं आपको याद रखनी है। अब जो हमने समझा दिया वो तो आपने समझ लिया, अब समझने के साथ साथ इनको याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे जो परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा उसके 4 आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको सही जो है चुनना है, और इसीलिए आपको पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और वह आपको याद भी होनी चाहिए। तो अब आप जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए। बाकी की जो बातें हैं प्रोटीन और लिपिड्स और बाकी के जो और भी न्यूट्रिशंस है वो हम अपनी अगली कक्षा में आपके साथ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपसे मुलाकात करते हैं हम अगली कक्षा में। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी का।